हम बाहर जाते हैं, वहाँ रूममेट भी पंजाबी उर्दू स्पीकिंग, जहाँ जॉब कर रहे हैं वो भी उर्दू पंजाबी स्पीकिंग, क्लास में भी हमने उर्दू पंजाबी स्पीकिंग के साथ जो है दोस्ती कर लेंगे। इंडियंस भी यही करते हैं, बंगाली भी यही करते हैं, पाकिस्तानी भी यही करते हैं। ये वहाँ जाके भी सारा दिन उर्दू पंजाबी बोलते हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, एशिया के अंदर ये मसाइल हैं कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर सेट ही नहीं बैठते, या उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी इंडिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ एजुकेशन, एग्जाम लीक हो गए थे। Yes. आप स्टूडेंट से इतना कनेक्टेड है, तो डू यू थिंक पाकिस्तान में शायद कभी इस तरह हो सकता है, या आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, हमें बस अपनी पड़ी है, हमें सिस्टम की नहीं पड़ी। बेसिकली आपका स्कूल का जो सिस्टम है, कॉलेज का सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, वो आपके माइंड को ट्रेंड ऐसे करता है। आप जब भी किसी पॉलिटिकल इशू पे बात करने लगेंगे, किसी सोशल इशू पे बात करने लगेंगे, आपका प्रोफेसर, आपका टीचर आपको ये कहेगा कि बेटा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, मार्क्स पे फोकस करो, आपको इन डिबेट्स में उलझने की जरूरत ही नहीं। एटलीस्ट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ते जा रहा है कि यार मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। लाइक ऑब्वियसली मेरे दोस्त भी बोलते हैं बाहर कैसे आना है। एजुकेशन वीजा इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, और एटलीस्ट यूज्ड टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू गेट आउट। डू यू थिंक कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन को बहाना बना के बाहर जाना चाहते हैं, या वो एक्चुअली पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं? 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा ही बुरा इमेज गया है कि पाकिस्तानी इज अ प्रो LGBTQ, पाकिस्तानीज आर मोस्टली गेज एंड लेस्बियन। 2025 के अंदर जो स्टैट्स आए हैं, यूके में 15,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया, जिसमें से 10,000 आर पाकिस्तानी, और उसमें से 70% लोग वो थे जिन्होंने होमोसेक्सुअल होने की बेस के ऊपर असाइलम लिया। हमें अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि फलां शख्स जो है यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, उसने भी ये बिल्ड कर लिया, उसने भी ये बिल्ड कर लिया। भाई वो स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट है, ठीक है, वो लम्स का ड्रॉप आउट है, वो ऑक्सफोर्ड का ड्रॉप आउट है। वहां तक पहुंचने के लिए जो कैलिबर चाहिए था उसके पास था। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू मिस्टर जवाद फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you so much for your precious time today. I'm sure we'll have a great conversation about a topic that जो लोगों को बहुत इंटरेस्ट करेगा। आई थिंक लोग बहुत सीखेंगे, और मुझे लगता है आज मैं भी बहुत ज़्यादा सीखने वाला हूँ, बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इमिग्रेंट। और काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि यार किस तरह है, बाहर की ज़िंदगी कैसी है, बाहर कैसे जाएँ। तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही यूजफुल वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आज शेयर Definitely. करेंगे। But before we begin, I'll just want to know about you and what you do. तो अगर आप अपना बैकग्राउंड बता दें और आप करते क्या हैं वो भी अगर आप बता दें। बेसिकली अगर आप एक सिंपल वर्ड में मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आई एम स्टूडेंट काउंसलर। ठीक है, मेरा पैशन भी है स्टूडेंट काउंसलिंग करना। मेरा बैकग्राउंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का है, और उसके बाद से जो है मैं अपना करियर का स्टार्ट मेरा स्टूडेंट काउंसलिंग से ही रहा। इन 2025 में मुझे यंग सी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। और मेन चीज़ हमारी ये है कि हम स्टूडेंट को काउंसल करते हैं कि आपका स्टडी अब्रॉड के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, कौन सी डेस्टिनेशन, और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा इन फ्यूचर। तो हम स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, करियर काउंसलिंग भी करते हैं, और उसको उसकी डिज़ायर्ड कंट्री के बारे में भी गाइड करते हैं। और इसके अलावा आई एम अ सर्टिफाइड ब्रिटिश काउंसलर। इसके अलावा आईसेफ से भी मैं सर्टिफाइड हूँ, और सो यू कैन से दैट कि थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे इस इंडस्ट्री का। Amazing. और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, स्टेप फॉर प्रोग्रेस, अगर आप इसके बारे में यस, बेसिकली स्टेप फॉर प्रोग्रेस इज़ अ मल्टीनेशनल फर्म, और ये यूके बेस्ड कंपनी है, और हमारा हेड ऑफिस भी लंदन में है। बेसिकली हमारे 5 ऑफिसेज यूके में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली हम बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। हमारा बेसिक मोटो जो है वो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोकल एजेंट के हाथों या मैल प्रैक्टिस के हाथों, इवन कि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, उनके पास बजट भी होता है, बट क्योंकि वो जो पैटर्न है और जो रास्ता है वो ऐसा चूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा नहीं आ पाता, उनकी प्रोफाइल असेसमेंट सही तरह से नहीं हो पाती, रिजेक्शंस लग जाती हैं, और उसके बाद वो डिमोटिवेट होके कोई और रास्ता चूज़ कर लेते हैं। तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इन कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर, हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को आप कह लें कि एडवोकेट करते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को गाइड करें। चले अहमद भाई, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब मैं अपने पर्सनल लेवल में बात कर रहा हूँ, जब मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी का नाम सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट वर्ड आता है मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। बिकॉज एक यस, हमने देखा हुआ है इतना, स्पेशली पाकिस्तान में, आई एम श्योर इन आवर नेबरिंग कंट्रीज में ये होता होगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। बिकॉज है कि यार बस मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरा वीजा नहीं आया, पैसे खा गए। व्हाई डू यू थिंक काफी लोगों में
ये एक इमेज है जब वो एजुकेशनल कंसल्टेंसी का नाम सुन। यस, बेसिकली इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन हम कुछ रीजंस को आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि फैमिलीज जो हैं और स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिसर्च नहीं करता, ठीक है, कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि आप उस काउंसलर से, कंसल्टेंट से अपना काम करवाएंगे जो आपके तायाबू के जानने वाले हैं, जो आपके फादर के रेफरेंस से हैं, जो आपके ब्रदर के रेफरेंस से हैं। आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे अनलेस कि आप उसकी वेबसाइट ओपन करके देख लो कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसकी उसकी बेस क्या है, वो कहाँ से काम करते हैं, उनके पास सर्टिफिकेशंस क्या हैं। पाकिस्तान में दो तरह के लोग काम करें। एक है एजेंट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये एजेंट ही करता है। उसका काम है कंसल्टेंसी फ़ी लेना और आपको सर्विसेज देना। उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं जानती, उसका कोई लेना-देना नहीं है। वो आपसे कंसल्टेंसी फ़ी लेगा, आपके बिहाफ़ पे अप्लाई करवा देगा, वीज़ा लगा, नहीं लगा, ट्रायल एंड एरर की बेस के ऊपर वो अपना काम चला रहा है, एक छोटी-सी शॉप बना के छोटे से एरिया में बैठा हुआ है। ठीक है? दूसरी तरफ आ जाती है मल्टीनेशनल फ़र्म्स और इवन के कुछ लोकल फ़र्म्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसमें ये होता है कि आपके यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बिहाफ़ के ऊपर आप पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो सारा साल पाकिस्तान में रह के रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, पूरे पाकिस्तान को नहीं कवर कर सकती, इंडिया को कवर नहीं कर सकती, बांग्लादेश को नहीं कवर कर सकती। फिर वो क्या करते हैं? वो देखते हैं ऐसी कंपनीज़ को जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज़ हैं, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, जिनके पास प्रॉपर कंप्लायंस का चेक है। वो उनके साथ मीटिंग्स करते हैं और कुछ एसओपीज़ की बेसिस के ऊपर वो उन्हें अपनी बिहाफ़ पे रिक्रूटमेंट की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है? कि आप हमारे बिहाफ़ पे स्टूडेंट रिक्रूट कर सकते हैं, वी कैन ट्रस्ट यू, और आप जो है स्टूडेंट की एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। इन लोगों को बोलते हैं सर्टिफाइड स्टूडेंट काउंसलर। ठीक है? अगर कोई भी स्टूडेंट इनके पास जाता है तो इन्हें हमेशा अपनी रेपुटेशन चाहिए होती है, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा निकल आया या उसने कंप्लेन कर दी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली और आप यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट पार्टनर हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रेपुटेशन। अगर स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे इन्होंने मिसगाइड किया, मुझे इससे इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, मुझे फ़ी गलत बताई गई, या इन्होंने कोई भी मैल प्रैक्टिस में कोई फेक डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे गाइड किया, यूनिवर्सिटी के पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन जाएगी तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देगी। सेकंड, 2 बिज़नेस मॉडल हैं। एक बिज़नेस मॉडल ये है कि मैंने मिस्टर जवाद से अपफ्रंट पैसे ले लिए, अब मिस्टर जवाद जाए ना जाए मेरा चूल्हा चल गया। एक ये है कि मैं आपसे कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं ले रहा। मैं यूनिवर्सिटीज़ के बिहाफ़ पे काम करता हूँ। जब मिस्टर जवाद जो हैं वो यूके में, यूएसए में, कनाडा में पढ़ने के लिए चले जाएँगे और वहाँ जाके सक्सेसफुली खुद को एनरोल कर लेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी मुझे मेरी एफर्ट्स के अगेंस्ट पे करेगी। ठीक है? तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली हमारा इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के साथ बाउंड हो गया। अब हमने जो आप पे 3 मंथ्स, 4 मंथ्स इन्वेस्ट करने हैं, या किसी भी लीगल कंसल्टेंट ने आप पे 3-4 मंथ्स इन्वेस्ट करने हैं, तो दे विल मेक श्योर कि आप जाएँ। क्योंकि अगर आप नहीं जाएँगे तो जो उन्होंने आप पे रिसोर्स इन्वेस्ट किए, आपको गाइडलाइन दी, वो सारी की सारी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ केसेज़ में साल भी लग जाता है, वो सब की सब ज़ाया हो जाएगी, उनको कोई रिटर्न नहीं आएगा, नो बिज़नेस। तो आप हमेशा से ये देख लिया करें कि जिसके पास आप जा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट आपसे अलाइन्ड है कि नहीं। अपफ्रंट पे करने के बाद उसने अगर 15 लोगों से भी कंसल्टेंसी फ़ी ले ली और वो आपके मोहल्ले में एक छोटा-सा ऑफ़िस बना के बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 50,000 एस्टीमेट लगा लेते हैं कि उसने उससे कहा कि 50,000 आप मुझे अभी दे दें और 50,000 जो है आप वीज़ा के टाइम पे दे दीजिएगा। अब 15 लोगों से भी उसने अगर 50,000 चार्ज किया, तो उसके पास जो है 7-8 लाख रुपए जो है वो आगे हैं और उसका मंथ का एक्सपेंस निकल जाएगा, उसका ऑफ़िस का एक्सपेंस निकल जाएगा, उसके घर के मामला चल जाएँगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वीज़ा है ना आए। फिर वो आपसे एक फॉर्म भी साइन करवा लेगा कि ये वाले 50,000 जो हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। क्योंकि ये कंसल्टेंसी फ़ी है, जैसे लॉयर्स करते हैं, कि आप केस जीतें या ना जीतें, हमने अपनी वर्किंग पूरी की, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है? इस तरह से बच्चों के साथ स्कैम होता है। बच्चे अकाउंट वेरीफाई नहीं करते फ़ी पे करते वक़्त। बहुत सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मिलियन के राउंड अबाउट फ़ी जाके कंसल्टेंट को दे आता है कि ये लें आप फ़ी सबमिट करवा दें मेरे बिहाफ़ पे। अब वो 3 मिलियन लेके वो रफू-चक्कर हो जाए, वो 3 मिलियन यूनिवर्सिटी को पे कर दे, ड्यू टू सम रीज़न आपका वीज़ा ना आ पाए, यूनिवर्सिटी रिफंड उस कंसल्टेंट को ही करेगी। और अब आप उसके ऑफ़िस के चक्कर लगा रहे हैं एजेंट के कि मेरा रिफंड आया कि नहीं आया, और एजेंट कह रहा है अभी तक नहीं आया, हालाँकि उसको 6 महीने हो गए, उसने लेके खा भी लिया। वो आपको एक ईमेल दिखा देगा कि ये देखिए मैंने आपके बिहाफ़ पे ईमेल कर दी है, वो कह रहे हैं हमने रिफंड अभी तक नहीं दिया।
और आप जो है उसके ऑफिस के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, साल 1.5 साल बाद आप डीमोटिवेट होके कुछ और देख लेंगे। तो यस, हम एज अ स्टूडेंट खुद मौका देते हैं कि हमारे साथ स्कैम किया जाए। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो वी हैव अ वेरी गुड एंड बेटर ऑप्शंस इन पाकिस्तान, सो दे कैन गाइड यू कि आपको कैसे अपनी एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम आगे लेके चलना है। अच्छा, इन द लास्ट फ्यू इयर्स आप मुझे बताएं कि एटलीस्ट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ते जा रहा है कि यार मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। लाइक ऑब्वियसली मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं बाहर कैसे आना है। एंड आई थिंक एजुकेशन वीजा इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, और एटलीस्ट यूज्ड टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू गेट आउट। ठीक है, बट इसमें ये होता है कि डू यू थिंक कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो आपके पास आते हैं वो एजुकेशन को बहाना बना के बाहर जाना चाहते हैं, या वो एक्चुअली पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं? अनफॉर्चुनेटली जवाब 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। ओनली 30% स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज ये चाहती हैं कि आप बाहर जाएं, पढ़ें, वहाँ पे एक्सपोजर हासिल करें। और ज़्यादातर का गोल यही होता है कि अगर आप वहाँ पे सेट हो जाएं, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वापस पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि हमारा मकसद आपको पढ़ाना है और एक्सपोजर दिलवाना है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप वहाँ जाके और जॉब्स करें और डिफरेंट चीज़ें। अब 2 से 3 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान का जो एजुकेशनल फ्रेमवर्क है ना, वो थोड़ा सा टफ है। आपको पढ़ के ही डिग्री लेनी पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपका, अगर आपका सी आ जाए तो आपको डिग्री इशू नहीं होती। ठीक है, चाहे आप उसे क्रैमिंग कह लें, रटा कह लें, जो भी हमारा मॉडल है, आपको अच्छी खासी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। और पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट अगर बैचलर्स कर रहा है तो उसके लिए पार्ट टाइम जॉब्स करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर सकता। इन्वायरमेंट ही इस तरह से क्रिएट नहीं हुआ। जब आप इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के बारे में सुनते हैं तो आपको एक चीज़ सबसे पहले जो ट्रिगर करती है वो ये है कि असाइनमेंट बेस्ड स्टडी होती है। ठीक है, अब पहला लूप होल ये आता है कि स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स आउटसोर्स कर लेते हैं। अब एक स्टूडेंट है, उसे बताया जा रहा है कि यार तुम 30-40 लाख रुपए लगा के फलां कंट्री के अंदर पढ़ने के लिए चले जाओ, वहाँ तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पोर्टल पे असाइनमेंट्स जो हैं तुम आउटसोर्स करवा लोगे। मीन टाइम में अगर तुम खाली टैक्सी भी चला रहे हो या डिलीवरी भी कर रहे हो, इवन कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब कर रहे हो, तो तुम जो हो 2000 यूरो या 2000 पाउंड या 2000 कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर तुम निकाल लोगे और तुम्हारा मामला चल जाएगा। $500 भी तुम घर भेजो तो तुम्हारे घर वाले खुश रहेंगे। ये माइंडसेट एजुकेट किया गया। इवन कि आप यू आर ऑल्सो इन कनाडा, आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आते, उनके साथ यहाँ क्या होता है। ठीक है, बच्चे डिप्रेस्ड हैं, वापस अपनी कंट्री नहीं जा सकते, इलीगल हो जाते हैं, उल्टे सीधे डिसीजंस ले लेते हैं जस्ट बिकॉज दैट उनकी ना प्लानिंग होती है। और जो उन्हें लोकल एजेंट्स ने ख्वाब दिखाए होते हैं, सब्ज बाग दिखाए होते हैं कि वहाँ जाते साथ ही दुनिया जन्नत बन जाएगी, जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो टोटली ऑपोजिट। सबसे बड़ा मसला ये आता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का बजट ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल हायर एजुकेशन जो है वो अफोर्ड कर सकता है, तो भी हम उसे फिट कर देते हैं कि आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट £5000 है। 5000 पे करके आपको कैश मिल जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा, आप यूके चले जाएंगे, लेकिन जाते साथ ही इनरोलमेंट पे आपको टोटल फी का 50% क्लियर करना है। एजेंट ये बात बच्चे को नहीं बताएगा। बच्चा के एक सम टाइम ये होता है कि एक बच्चे की कुल कायनात ही 30 से 35 लाख होते हैं। उसके फादर के पास वही प्लॉट था, उसके फादर के पास वही रिटायरमेंट की अमाउंट थी, बट उसकी एजेंट ने उसे बोला कि 30 लाख में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम वहां चले जाओगे, पढ़ भी लोगे, जॉब भी कर लोगे। अब उसने वो प्लॉट बेचा, अपनी फी पे की, वो यूके पहुंचे साथ यूनिवर्सिटियों से कहा कि जी भाई साहब आप आगे हैं, रिमेनिंग £5000 पे कर दें। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उसे अरेंज कर पाए। फिर क्या होगा, वो अपनी क्लासेस छोड़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करने की कोशिश करेगा। जब जॉब से वो अमाउंट नहीं निकल पाएगी तो फिर उसे कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो उसे मशवरा देगा कि इलीगल हो जाए। हम्म। फिर वो असाइलम की तरफ जाएगा, फिर वो इस तरह की चीज़ों की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स को अगर प्रॉपर तरीके से गाइड, फॉर सम टाइम मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं कि सर 50 लाख ही हमारा बजट है और इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बैचलर का स्टूडेंट बहुत छोटा होता है, हम उसे गाइड करते हैं कि भाई पहले 2-3 साल आपको घर से ही पैसे मंगवाने पड़ेंगे, अगर आप घर से पैसे मंगवाने की पोजीशन नहीं है तो आप प्लीज़ मत जाइए। जबकि लोकल एजेंट ऐसे नहीं करते। हम आए हुए स्टूडेंट को वापस भेज देते हैं कि बेटा इंटरनेशनल कंसल्ट आप, या तो आप अपने ग्रेड्स इतने अच्छे करो कि आपको यूरोप में कोई यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है आपको ऑफर लेटर दे दे, इटली आपको एक्सेप्ट कर ले, 4-5 लाख में आप इटली चले जाएं। जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको ब्लॉक काउंट रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज जो है आपकी फ्री एजुकेशन है।
4 मिलियन का अगर आप ब्लो अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन गो। आपका CGPA 3.5 प्लस होना चाहिए। यू हैव टू बी स्कॉलर अगर आपको अच्छी जगह पे जाना है तो। अगर आपकी प्रोफाइल भी अच्छी नहीं है, आपके ग्रेड्स भी लो हैं, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट आप कह रहे हैं कि मेरे पास 30-40 लैक्स है, मुझे बाहर भेजना, तो हम सिंपली उनका केस रिफ्यूज़ कर देते हैं, बिकॉज़ वी नो दैट कि अगर ये वहाँ चला भी गया तो उसके बाद इसके साथ और इसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि बाहर सारी चीज़ें ठीक हैं, बट वहाँ के एक्सपेंस, वहाँ की जो मामलात हैं, वहाँ अकोमोडेशंस के जो इश्यूज़ हैं, ट्रैवल के जो एक्सपेंस हैं, आपको एक ट्रेन का टिकट जो है वो 20-20 पाउंड का पड़ जाता है, ठीक है? आपकी अकोमोडेशन नहीं मिलती सम टाइम बच्चों को। बच्चे जो है वो शेड में रह रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं, शेड्स में रह रहे होते हैं। इवन कि कुछ केसेज़ में हमने देखा कि बच्चों ने टेंट बाय कर लिया और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी के लोग नहीं होते, तो वो टेंट्स के अंदर नाइट स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारी इश्यूज़ आते हैं 2 वजह से, एक आपको मिसगाइड किया जाता है, सेकंड आप खुद डेस्परेट हैं। एजेंट ये देखता है कि स्टूडेंट डेस्परेट है कि नहीं। अगर स्टूडेंट डेस्परेट है तो एजेंट अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवा लेता है उससे। फैमिलीज़ जब तक रिसर्च नहीं करेंगी, जब तक स्टडी नहीं करेंगी और स्टडी वीज़ा को सिर्फ़ स्टडी के लिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगी। देखें, ऑलमोस्ट आपको सारी बड़ी कंट्रीज़ PSW देती हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। कनाडा के अंदर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है। वो आपको ये मौका देते हैं कि अगर आप अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से करें, डिस्टिंक्शन लें, हाई ग्रेड्स में स्कोर लें, तो आपको हम 2-3 साल देंगे एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब सिक्योर करने के लिए। बट हमारा माइंडसेट इस तरह से ट्रेन कर दिया गया कि हमने वहाँ जाके मज़दूरी ही करनी है। ठीक है? अगर आप अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से करते हैं, अगर आप वहाँ के लोकल्स के साथ दोस्ती करते हैं, आप वहाँ के लोकल्स के साथ अपना रेफरेंस बिल्ड करते हैं। हमारा मसला क्या है? हम बाहर जाते हैं, वहाँ रूममेट भी पंजाबी उर्दू स्पीकिंग, जहाँ जॉब कर रहे हैं वो भी उर्दू पंजाबी स्पीकिंग, और क्लास में भी हमने उर्दू पंजाबी स्पीकिंग के साथ जो है दोस्ती कर लेनी है। इंडियंस भी यही करते हैं, बंगाली भी यही करते हैं, पाकिस्तानी भी यही करते हैं। ये वहाँ जाके भी सारा दिन उर्दू पंजाबी बोलते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। उससे मसला क्या आता है? ये वहाँ के कल्चर को नहीं समझ पाते, वहाँ की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, वहाँ के एक्सेंट अडॉप्ट नहीं कर पाते। उससे होता क्या है? जब आप गोरे के पास इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके उसको सैटिस्फाई नहीं कर पाते। अगर आपने ड्यूरिंग स्टडीज़ अपने लोकल स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप की, लोकल स्टूडेंट्स के साथ उठे-बैठे, आपने रेफरेंस जो है वो डेवलप किया, स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, जो आपको लीगल पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स अलाउड हैं, सिर्फ आपने उन्हीं में काम किया जस्ट फॉर गेटिंग एक्सपोज़र। आपकी कोशिश थी कि आपकी डिग्री अच्छी हो जाए, प्रोफेसर्स के साथ आपने लिंक बनाए, लोकल्स के साथ आपने लिंक बनाया। अब जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो यू हैव समथिंग इन योर हैंड। यू नो दैट कि मैंने कैसे बात करनी है, क्योंकि आपके नेटिव्स जो हैं वो दोस्त हैं, आप उनके कल्चर को जानते हैं, माइंडसेट को जानते हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से मैं उन्हें कन्विंस कर सकता हूँ। आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 2 से 3 साल के अंदर एक व्हाइट कॉलर जॉब सिक्योर कर लें, जिससे एक लीगल आपका रास्ता खुल जाए कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। उसके बाद आपके लिए PR के चांसेस हैं। अगर आप वहाँ रहना भी चाहते हैं परमानेंटली, तो उसके लिए भी प्रॉपर पॉलिसीज़ मौजूद हैं। बट अवेयरनेस ना होने की वजह से सम टाइम अच्छे बच्चे भी ऐसा डिसीजन कर लेते हैं कि कल को उन्हें इल्लीगल होना पड़ जाता है। इशू ये ना कि आपने बोला ना कि बस लोग आते हैं शॉर्ट, और मेरे हिसाब से लोग है ना बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि वो आए और यस, अब लेट्स से सबसे इजी काम होता है फूड डिलीवरी, क्योंकि वो उसके लिए कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, एक साइकिल चाहिए, आपने वो कर लिया। और जब डॉलर आना शुरू होता है ना, ठीक है, तो लोग बोलते हैं नहीं तो बहुत पैसे में यही करता हूँ, ठीक है। यस, फिर वो ऑब्वियसली वो अपने 20 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, फेल हो जाते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि पूरी जिंदगी ये नहीं कर सकते आप, फूड डिलीवरी। यस, और यस, और सेकंड चीज ये है कि जो लोग चले देख लेते हैं कि ट्यूशन के पैसे में ले आए पाकिस्तान से या इंडिया से, लेकिन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ग्रोसरी, यस, रेंट, फूड एक्सपेंसेस इतने हाई हैं, जो लोग, मुझे लगता है कि वो इवन लाइक माय फ्रेंड्स फ्रॉम गुड फैमिली जो आते हैं, वो शॉक हो जाते हैं कि यार मतलब इतना महंगा रहना खाना पीना है। हम लोग तो सिर्फ ऐसा सोच के आते हैं कि यार सबसे महंगी चीज पढ़ाई है, बट सबसे यस। महंगी चीज तो रहना और खाना पीना ऑब्वियसली अब इसका एक नुकसान होता है। होता ये है कि ये फिर इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत डाउन करने पड़ते हैं। है। फॉर एग्जाम्पल 10x10 के रूम के अंदर 10 लोग रह रहे होंगे, सिर्फ सोने की जगह चाहिए। एक स्टूडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया काउंसिल के साथ, उसने एक रेंटल अपार्टमेंट ले लिया, स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया। अब उसने आगे अपने 10 फेलोज को साथ शेयर कर लिया कि 5-500 डॉलर्स तुम मुझे पर मंथ दो तो हम इसे अफोर्ड भी कर लेंगे, रह लेंगे। अब लिविंग कंडीशंस क्या हैं आपकी? मतलब आप ये नहीं देख रहे कि आप पाकिस्तान से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो,
अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, आपकी फैमिली अगर 5 मिलियन टू 10 मिलियन तक अफोर्ड कर पा रही है, इसका मतलब आप अपर मिडिल क्लास से हैं। पाकिस्तान में आपने एक तिनका नहीं उठाया कभी, ठीक है? यहाँ आके आप साइकिल चला रहे हो और यहाँ आके आप 10 लोगों के कमरे में रह भी रहे हो। और सिर्फ इस वजह से कि आपकी प्लानिंग पूरी नहीं थी, आपका फोकस नहीं था, आपने लॉन्ग टर्म गोल को फॉलो नहीं किया कि मैं 2-3 साल अगर सिर्फ इतना अर्न कर लूँ कि मैं अपने लिविंग एक्सपेंस जो है वो मैनेज कर लूँ ड्यूरिंग माय डिग्री। मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैंने व्हाइट कॉलर जॉब क्रैक करनी ही करनी है, ठीक है? मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं 35 साल की उम्र में भी साइकिल पे डिलीवरी नहीं कर सकता। अभी मेरी बॉडी में जान है, मैं फ्रेश ग्रेजुएट होके आया हूँ, 27-28 साल मेरी उम्र है या 24-25 साल का जवान लड़का है। साइकिल चला ली, टैक्सी चला ली, सिक्योरिटी कर ली, सारा दिन 15 घंटे की शिफ्ट कर ली कि एक स्पेसिफिक सपोर्ट पे आप खड़े हैं, बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, अम्ब्रेला आपके पास है, लोगों को गाइड कर रहे हैं, यहाँ जाएँ, यहाँ ना जाएँ। 2 साल बाद क्या, 3 साल बाद क्या, असाइलम ले भी लिया, पीआर किसी तरीके ले भी ली, कैलिबर आपका ये है कि आपने गाड़ी ही धोनी है, आपने डिलीवरी ही करनी है। तो जब 30 क्रॉस होगा फिर आपको अपने आप पे शर्म महसूस होना शुरू हो जाएगी कि मैं 18th ईयर की एजुकेशन मेरे पास मौजूद है, लेवल 8 मैंने किया हुआ है, एक अच्छी साउंड फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मैं कर क्या रहा हूँ? फिर यही लोग हैं जो आपको कहते हुए नजर आते हैं कि अपने पाकिस्तान जैसी, अपनी कंट्री जैसी, इंडिया जैसी, बांग्लादेश जैसी फैसिलिटीज कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रास्ता गलत चूज किया, डिसीजंस गलत लिए। आज वो अर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने लो हैं कि जब वो साल बाद 2 साल बाद अपनी होम कंट्री में जाते हैं तो वो फिर कहते हैं कि यार हमने गलती की, बाहर जाके यहीं सारा कुछ अच्छा चल रहा था। Got it. Why do you think कि ये ट्रेंड बाहर जाने का बस बढ़ता बढ़ता जा रहा है, स्पेशली लाइक पाकिस्तान से, और आई थिंक इंडिया यस, से तो बढ़ता जा रहा है? व्हाई डू यू थिंक ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक ये कि इस हायर एजुकेशन को, या बाहर जाना हो वर्क परमिट पे, पीआर पे, हायर एजुकेशन को ग्लैमराइज बहुत ज़्यादा किया गया। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी, जितने ज़्यादा लोग इस बिजनेस के अंदर आएंगे, उतना ज़्यादा वो इसको ग्लैमराइज करेंगे, ठीक है? एक पर्सन है, उसका कोई माइंडसेट नहीं है, उसने एक ऐड देखा, वो किसी ऑफिस में गया, उस एजेंट ने उसे कंसल्ट गाइड किया, उससे कहा कि सिर्फ तुम ये इन्वेस्टमेंट कर लो, ये 40-50 लाख लगा दो, तुम्हारी लाइफ आगे सेट है। हो सकता है उसने पाकिस्तान में कुछ सोचा हो सकता है वो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाह रहा हो सकता है वो पाकिस्तान में ही आगे पढ़ना चाह रहा हो। बट क्योंकि उसे बताया ये गया कि वहाँ जाके लाइफ ज़्यादा आसान है, तो उसे लगा। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं वो हाउस जॉब नहीं करते पाकिस्तान में। उन्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि उन्हें डायरेक्टली मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में एडमिशन मिल रहा है बाहर। वो एमबीबीएस करके विदाउट हाउस जॉब बाहर चले जाते हैं। वहाँ जाके जो भी लोकल बॉडी का टेस्ट है, कनाडा का लग गया, यूएसए का लग गया, यूके का लग गया, उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं। साइड पे एक डिग्री में एडमिशन ले लिया, साथ प्रिपरेशन शुरू कर दी। उनका मेन गोल यही होता है कि टेस्ट क्रैक करेंगे, यहीं पर डॉक्टर लग जाएंगे। और जो कि बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता। 90% लोग यूके में प्लैब की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, उनको वापस आना पड़ता है। इतने पैसे लगा के ज़ाया करके वापस आना पड़ता है, ठीक है? पहली चीज़ ग्लैमराइज बहुत ज़्यादा किया गया। सेकंड ये चीज़ है, आपकी पॉलिटिकल सिनेरियोज जो हैं इस टाइम पे हर कंट्रीज़ के, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आपके एशिया के अंदर ये मसाइल हैं कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर सेट ही नहीं बैठते, या उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिग्री कर लेते हैं, डिग्री करने के बाद पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज ही नहीं है और आप रोड पे बैठ के धरने दे रहे हैं। तो जब 4 साल मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और 4 साल से मैं फीस दे रहा था, तो गवर्नमेंट कहाँ पे थी? तब उन्हें क्यों नहीं पता चला कि ये यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है और ये कोर्सेज करवा रही है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स को हमेशा ही जो है वो पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एफर्ट तो हमने करनी है, अपने हिस्से की ज़लालत तो हमने बर्दाश्त करनी है, क्यों ना हम बाहर जाके। अक्सर बड़े बच्चे मुझे ये बात बोलते हैं, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हमें पता है कि बाहर भी लाइफ टफ है, लेकिन हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद हम कुछ बन जाएंगे। पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि 5-10 साल बाद हमारे साथ क्या होगा। तो एक मायूसी है पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ, डिबेट कल्चर ख़त्म होने की वजह से ये इश्यूज आते हैं, जब यंग नौजवान बच्चों के थॉट्स को
आप प्रोसेस नहीं करते, आप उन्हें एड्रेस नहीं करते, तो फिर वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। डिबेट कल्चर हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है, आप स्टूडेंट्स के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, डिफरेंट आइडियाज़ पे बात नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ आपकी इतनी कैपेबल नहीं हैं कि वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर सकें। ठीक है, आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको पीआर पॉइंट्स करने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो जर्मनी के अंदर या ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे इस टाइम पे स्किल्ड लेबर का फुकदान है और उनकी डेथ रेट जो है बर्थ रेट से कम है, यूएनए जो है वो पेड कोर्सेज करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि किस तरह से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके स्कोर को मीट कर सकते हैं और आप स्किल्ड वर्क परमिट के ऊपर बड़ी लो अमाउंट में जर्मनी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, जा जाके अवेयरनेस दे रहे हैं। बच्चे उन्हें आगे से पता है वो क्या बोल रहे हैं कि मैम आप बताएं पैसे कितना लगेंगे, 1 साल में इंतजार नहीं कर सकता अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, मुझे अगले महीने वीजा चाहिए। ठीक है, बच्चा ये कहता है कि भाई जहाज बाहर खड़ा हो, मैं काउंसलिंग लेके निकलूं, नीचे जहाज खड़ा है, मुझे बिठाएं बाहर छोड़ा। लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं, तो उस वो डेस्परेशन तभी खत्म होगी जब उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाए। ठीक है, उन्हें रियलिटी बताई जाएगी कि यू कैन गो फॉर स्टडी अब्रॉड फॉर एक्सपोजर, बट हर बंदा सेट नहीं होता, हर बंदा गाड़ी घर नहीं बना पाता, हर बंदा जो है वहां पे वो अर्निंग नहीं कर पाता जिसको एक केस को तुम आइडियलाइज करके तुम 100 लोग तैयार हो गए हो कि हमें बाहर जाना। होता ये है कि एक बंदे की सक्सेस स्टोरी आती है और 500 लोग तैयार हो जाते हैं वही काम करने के लिए, और उन 500 में 99 का फेलियर रेशो आता है। जैसे पाकिस्तान में अमेज़न का बूम आया था, हर बंदे ने अमेज़न सीखना शुरू कर दी। बहुत सारे अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, एस्टैब्लिश्ड सैलरी पर्सन्स ने भी वो सीखना शुरू कर दिया कि यार चलो वक्त का तकाजा है। 99% फेलियर रेट आया। बहुत सारे लोगों ने पैसे बर्बाद किए, बहुत सारे लोगों ने स्टोर्स खोले। हम ये देखते ही नहीं है जो हम काम करने जा रहे हैं इसका सक्सेस रेट है क्या? आप क्रिप्टो ले कितने लें, लोग इसमें सिमिलर जाते हैं? एग्जांपल। जी, जी, क्रिप्टो प्लीज़। ट्रेडिंग में भी लोग यही हो रहा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये हो रहा है। अब हमें अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि फलां शख्स जो है यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, फलां शख्स यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, उसने भी ये बिल्ड कर लिया, उसने भी ये बिल्ड कर लिया। भाई वो स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट है, ठीक है, वो लम्स का ड्रॉप आउट है, वो ऑक्सफोर्ड का ड्रॉप आउट है। वहां तक पहुंचने के लिए जो कैलिबर चाहिए था उसके पास था। हुआ ये कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, उसे ड्यूरिंग डिग्री ही बात समझ में आ गई कि वो क्या करेगा, तो कैसे सिस्टम को क्रैक कर सकता है। तो उसने कहा मैं स्टडी को जो मैंने सीखना था, जो मैंने इनकी लैब्स की डेटा की एक्सेस लेनी थी, नेटवर्किंग करनी थी, मैंने कर ली है। अब बजाय मैं साल 2 साल मजीद डिग्री को कंटिन्यू करूं, मैं अपने रियल मिशन पे लग जाता हूं। अब अक्सर लोग ये बात स्टूडेंट कोट करते हैं कि सर फलां फेमस शख्स, फलां फेमस शख्स, फलां फेमस शख्स, ये सारे यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं। आप उनकी हिस्ट्री उठा कर देखें कि वो स्टडीज में थे कितने अच्छे और वो किस इंस्टीट्यूट से ड्रॉप आउट हैं और उनका नेटवर्क क्या था और उन्होंने उनके पास स्किल सेट क्या था। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे हमारा माइंडसेट ये है कि सर पैसे बताएं कितने लगेंगे, काम होना चाहिए। अगर आप हमें कहेंगे इंग्लिश टेस्ट करके आ जाओ, 1 साल अपनी ग्रूमिंग पे काम कर लो, फलां सर्टिफिकेशन कर लो जिससे तुम्हारी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाए, ये नहीं हम कर सकते। मिस्टर जवाद अगर कह रहे हैं ना कि मैं 5 लाख का कोर्स बेचूंगा क्रिप्टो का, बट मैं गारंटी करता हूँ अगले महीने आप पैसे कमाने लग जाएंगे, लोग 5 लाख का कोर्स खरीद लेंगे। अगर आप कहते हैं कि भैया मैं 5 हज़ार का कोर्स बेच रहा हूँ, लेकिन आपको 1 साल तक ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 1 साल तक जो है आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और हम ये चीज़ें करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर जाके अर्निंग आना शुरू होगी। बिलीव नहीं, आपका 5 हज़ार वाला कोर्स भी कोई नहीं लेगा। लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए। शॉर्टकट्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक शख्स जिसे बोलना नहीं आता, उसने टिकटॉक पे कुछ कंटेंट बनाया, वो वायरल हो गया, आज वो लैंड क्रूजर में पाकिस्तान में फिर रहा है। वो एक एग्जाम्पल। और अब हर बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर बंदा टिकटॉकर बनना चाहता है। तो अगेन रियलिटी चेक का बहुत इशू है। हमें हर जगह पे रियलिटी चेक्स की जरूरत है। एज अ नेशन भी हमें रियलिटी चेक की जरूरत है। एज अ स्टूडेंट तो है ही है, एज अ नेशन भी हमें रियलिटी चेक की जरूरत है। हमारी डायरेक्शन सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं जैसे अभी इंडिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ एजुकेशन, के एग्जाम लीक हो गए थे। यस। आप स्टूडेंट से इतना कनेक्टेड है, तो डू यू थिंक पाकिस्तान में शायद कभी इस तरह हो सकता है, या आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड और हमें बस अपनी पड़ी है, हमें सिस्टम की नहीं पड़ी। बेसिकली आपका स्कूल का जो सिस्टम है, कॉलेज का सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, वो आपके माइंड को ट्रेंड ऐसे करता है
आप जब भी किसी पॉलिटिकल इशू पे बात करने लगेंगे, किसी सोशल इशू पे बात करने लगेंगे, आपका प्रोफेसर, आपका टीचर आपको ये कहेगा कि बेटा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आपका टेस्ट है, आप मार्क्स पे फोकस करो, आपको इन डिबेट्स में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैं कभी भी उस प्रोफेसर या उस टीचर को या उस लेक्चरर को पसंद नहीं आता था जिससे मैं ज़्यादा क्वेश्चन करता था। क्योंकि वो बाय बुक पढ़ाना चाह रहे हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ उनसे करंट सिनेरियोज़ के ऊपर। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है बट चीज़ें अब इस तरफ जा चुकी हैं, इसके बारे में सर हमें मज़ीद बताएँ। तो वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, बुक वाला नहीं पढ़ाएँगे तो आप पास नहीं हो पाएँगे। तो हमारे माइंड्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो जो एक चीज़ थी ना जो आपने देखा कि नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो इंडिया में हुआ, वो चीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पिछले 20-30 साल से उनका माइंडसेट इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ये सोच ही नहीं सकते कि सोशल इश्यूज़ जो हैं, उनमें जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो हल नहीं होंगे। ठीक है? क्यों कोई गवर्नमेंट जो है किसी इश्यू को एड्रेस करे, क्यों कोई गवर्नमेंट जो है किसी इश्यू के ऊपर बात करे अनटिल अनलेस जब तक उसके ऊपर डिमांड नहीं आएगी, जब तक स्टूडेंट उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक न्यू जनरेशन जिसने वो सारी चीज़ें सँभालनी है, जिसके ऊपर वो उस पॉलिसी का इफ़ेक्ट आना है, जब तक वो क्वेश्चन रेज़ नहीं करेंगे, तब तक कैसे एक न्यू लीगलाइज़ेशन हो सकती है, नया कानून आ सकता है, जब आपने सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान का मोर देन 50% का नौजवानों का तबका है, उसको आपने आउटलाइन कर दिया और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर को इंटरेस्ट भी नहीं है, वो इस डिबेट में शामिल भी नहीं होना चाहते। ठीक है? या एक ऑफन बड़ा डिबेट आता है डिग्री वर्सेस स्किल, और ऑब्वियसली इन द वर्ल्ड दैट वी आर करंटली लिविंग इन राइट नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो, तो डू यू थिंक आजकल के जमाने में, और जस्ट अ पर्सनल लेवल में पूछ रहा हूँ, डू यू थिंक डिग्री मैटर्स? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके अंदर ना 2 चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आपके गोल पे डिपेंड करता है। हाँ, मैं एक बात हमेशा कोट करता हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप 30 साल तक पढ़ें और पढ़ने के बाद जॉब करें और फिर आप अर्निंग शुरू करें। क्योंकि जब अब कंटेंट इतना फ़ास्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा कोर्स फ़ास्ट हो चुका है, इतनी न्यू-न्यू चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब जनरेशन देखें ना, हर 4-5 साल पे जनरेशन बदल रही है। जनरेशन बीटा के बाद भी एक जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हर 4-5 साल तक दुनिया बदल जाती है। जब तक आप पढ़ के ग्रेजुएट होके निकलेंगे, जो आपने सीखा है वो ज़ीरो हो चुका होगा, आउटडेटेड हो चुका होगा। ठीक है? अब आपने करना क्या है? आप कुछ भी बनना चाह रहे हैं, आप उसकी स्किल्स लाज़मी अपनी स्टडी टाइम से ही सीखना शुरू कर दें। देखिए, यूनिवर्सिटी आपको डिसिप्लिन सिखाती है, यूनिवर्सिटी आपको नेटवर्किंग देती है, यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोज़र देती है। डिग्री आपको सिर्फ़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारी कंसल्टेंसी फ़र्म के अंदर जब जॉब्स आती हैं, तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि हमें एटलीस्ट जो आपकी जो डिग्री है वो इंटरनेशनल होनी चाहिए, ताकि आप बच्चों को ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सको, क्योंकि आप वहाँ से पढ़े हुए हैं तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। अब सिर्फ़ उसके पास एक डिग्री थी, उस डिग्री की वजह से वो उस इंटरव्यू चेयर तक पहुँच गया और बहुत सारे टैलेंटेड लोग नहीं पहुँच पाए क्योंकि उसके पास वो डिग्री नहीं थी। डिग्री आपको इंटरव्यू की टेबल पे लाके बैठा देती है, आगे जो आप बोलेंगे वो आपकी स्किल्स बोलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई शख्स आता है, वो कहता है मैंने एमबीए किया हुआ है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी बातों से पता लग जाएगा कि उसने एमबीए किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। एक बच्चा है, वो ए लेवल्स करके आया है, लेकिन उसकी अपनी कम्युनिकेशन में बड़ा शार्प है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो मुझे आके कह रहा है कि मैंने एमबीए किया हुआ है, मैं मान लूँगा। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि जो मैंने उससे काम करवाना है वो कर सकता है। ठीक है? आज तक मैंने कभी भी किसी बच्चे से डिग्री नहीं ली। अपने किसी कोलीग से आज तक मैंने हायरिंग करते वक़्त उससे उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगे। इंटरव्यू के अंदर ही उसकी सीवी पे जो लिखा हुआ है हम उससे परख लेते हैं कि इसको काम आता है या नहीं आता है, ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, और जस्ट वो अपनी आईडी कार्ड की कॉपी सबमिट करवाता है और मैं उसे जॉब दे देता हूँ। मुझे उसका 3.8 सीजीपीए नहीं चाहिए, ठीक है? अब अगर आपके गोल डिफरेंट आपका गोल ये है कि मैं बैचलर्स में क्रैक करूँगा और मास्टर्स में फुली फंडेड बाहर करूँगा, देन गो फॉर स्टडी। आपका गोल ये है कि मैं मास्टर्स में क्रैक करूँगा, मैं फुली फंडेड पीएचडी के लिए बाहर जाऊँगा, मैं एजुकेशन सेक्टर में रहना चाहता हूँ, देन गो फॉर स्टडी। आप चाहते हो कि मुझे एक्सपोज़र चाहिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, ठीक है? आप कहते हो कि मुझे उसमें रहते हुए चीज़ों को सीखना है, मुझे फलाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए, मुझे फलाँ यूनिवर्सिटीज़ के डेटाबेस की एक्सेस चाहिए, मुझे फलाँ यूनिवर्सिटी की जो उनकी नेटवर्किंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में लम्स को बड़ा प्रमोट किया जाता है।
लम्स आप जाते हैं तो क्या वहाँ पे जो वो जॉब हाथ में पकड़ा देते हैं? नो। लम्स जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आपके पास हर कंपनी में, हर अच्छी जगह पे कोई ना कोई शख्स आपका लम्स का बैठा हुआ है, जो लम्स का अलमनाई है और वो जो है आपको अकोमोडेट कर देता है। ठीक है? सेकंड, वो पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत फ़ोकस करते हैं। ठीक है? लम्स का पड़ा हुआ बच्चा जो है बोलने में शार्प होगा, प्रेज़ेंटेशन में शार्प होगा, पब्लिक स्पीकिंग में शार्प होगा, लीडरशिप स्किल्स उनकी अच्छी होंगी, वो बात करते हुए हिचकिचाएगा नहीं, तो बिज़नेस की जितनी भी जॉब्स हैं वो क्रैक कर लेगा। अनटिल अनलेस एक बच्चा जो है वो 3.8 सीजीपीए लेके पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ है, उसने वो सारी उम्र टॉपर रहा है, मैट्रिक, इंटर, अब तो बिज़नेस डिपार्टमेंट का जो आपका आप कह लें कि मेरिट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो मोर देन 94% है। यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान में बीबीए वो करता था जो जिसे कहीं एडमिशन नहीं मिलता था। तो अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ये हालात हैं कि बीबीए का मेरिट मोर देन 90% चला गया। उसके बावजूद आप डिग्री करके निकलते हैं और आपके लिए 30,000 रुपीज़ की जॉब जो है, वो इंतज़ार कर रही है। क्यों? आपको सीवी बनाना नहीं सिखाई आपकी डिग्री के अंदर। आपकी डिग्री में इंटरव्यू में प्रेज़ेंट कैसे होते हैं, ये नहीं सिखाया गया। आपकी डिग्री के अंदर ये नहीं बताया गया कि जब भी किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस कंपनी की सारी हिस्ट्री स्टडी करके जाते हैं, उसके ओनर का माइंडसेट रीड करके जाते हैं, देखते हैं कि हायरिंग कौन कर रहा है, एचआर कौन है, मैंने शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है। ये बातें नहीं बताई जाती। हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि बिजली का बिल कैसे देखते हैं। कभी आपका पाकिस्तान चक्कर लगेगा ना, तो एक बिजली का बिल उठा के देखेगा, आपको एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे को आधा घंटा लगेगा उसको स्टडी करने में, कि ये है क्या? ठीक है? इसमें लिखा क्या हुआ है? किस-किस बेस पे मैं इतना बिल दे रहा हूँ? तो डिग्री करना बिल्कुल दुरुस्त है, बट ऐसी डिग्री करना जो आपके गोल से अलाइन्ड हो, और ऐसे इंस्टीट्यूट से करना जो डिग्री की वर्थ के मुताबिक हो, तो बिल्कुल डिग्री करें। अगर आप सिर्फ डिग्री इसलिए कर रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा कहलाऊँ, 16 साल का कहलाऊँ, और उस डिग्री के बाद भी आपने 30,000 की नौकरी करनी है और 4 साल आपने ज़ाया करने हैं सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, तो बिल्कुल डिग्री ना करें। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आपको लगता है कि आपकी फैमिली ने आपको मैट्रिक में गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में डाला, कॉलेज भी आपका गवर्नमेंट था, आपके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि डिग्री करें, तो आपने सिर्फ सिंपल ये काम करना है कि आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। अगर आपको कोडिंग से नहीं समझ में आती, आपको ऑनलाइन मामला समझ में नहीं आती, आप सिर्फ इंग्लिश सीखना शुरू कर दें, और अगर आप 1 साल में इंग्लिश एक्सेंट सीख लेते हैं, तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की जॉब दे देते हैं आपको सिर्फ आपकी उस इंग्लिश के ऊपर। आपको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। 18 साल की उम्र में आप 1.5 लाख ले रहे होंगे, क्या एक स्किल थी, क्या इंग्लिश बोलनी आती थी। मैं इस डिबेट में नहीं जाता कि आईटी में जाएँ, फलाँ करें, फलाँ करें। आपको लगता है आपके पास वसाइल नहीं, सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान सीख लो यार। डेढ़-डेढ़ लाख, 2-2 लाख रुपया टीआरजी, आईबेक्स ग्लोबल, माइंडब्रिज ये ऑफर कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल कैंपेन्स के लिए। मुझे लगता है एज़ पाकिस्तानीज़ हमें ना एक टेंडेंसी है चीटिंग करने की सिस्टम को। अब आई एम श्योर आपको भी पता होगा, हम बाहर आते हैं तो हम लोग बस ये सोचते हैं कि यार क्या लूपहोल निकालें कि हमें वेलफेयर बेनिफिट मिल जाए, हमें काम ना करना पड़े, क्योंकि मेहनत करने की आदत तो है नहीं। हमने पाकिस्तान में बचपन से कभी काम तो किया नहीं, पार्ट टाइम जॉब्स का जो आपने अभी पहले बोला, कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बिकॉज़ वो एक बुरा समझा जाता है। हम बहुत ही एंटाइटल्ड कौम, इगोइस्टिक कौम है कि नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमें बस पैसे मिलते रहें। और आई थिंक पॉडकास्ट से पहले भी अगर आप बता रहे थे कि यार हम लोग पाकिस्तानी किस तरह कितने गिर जाते हैं बस वीज़ा लेने के लिए। अगर आप उसके बारे में अगर कुछ बता सकें कि लोग क्या-क्या करते हैं, जस्ट कि यार पीआर मिल जाए, ये मिल जाए? जी, मिस्टर जवाद, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। टेक्निकली हम कहीं न कहीं थोड़े से करप्ट ज़रूर हैं, बल्कि ज़्यादा करप्ट हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन्ड है, हमें सिखाया इस तरह से जाता है कि अगर आप चालाकी नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे, तो आगे नहीं जा सकते। जब हम छोटे थे तब हम ये देखते थे कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है मार्शल आर्ट्स के अंदर एक क्रैकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से उनके लिए इंटरनेशनल वीज़ाज़ लेना बड़े आसान हो गए थे। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर उनको वीज़ाज़ मिलना शुरू हो गए थे। तो हमने देखा कि हमारे बूमर्स के अंदर से बहुत सारे लोगों ने जो है अपना रिलीजन चेंज करके फ़ॉल्स ओथ लेके जो है उन्होंने वो असाइलम लिया, और वो आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं। कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई फ्रांस बैठा हुआ है, बट उनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जो या तो डंकी लगा के गए थे बाहर भले वक़्तों में, जब आसान था जाना, बॉर्डर्स पे इतनी सिक्योरिटीज़ नहीं होती थी, या उन्होंने फ़ॉल्स ओथ लेके रिलीजन चेंज करके और वहाँ पे असाइलम लिया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की,
ये सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री का एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे 20-30 साल जाके उस कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। और ख़ास तौर पे आप उसे एक पढ़ी लिखी क्रीम के तौर पे देखते हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, विज़न है, शऊर है, और वो बाकी आपकी जो पॉपुलेशन है कंट्री की, उससे डिफरेंट नज़र आती है। बट अगर मैं बात करूँ रिसेंटली 2025 की रिपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा शेमफुल है, और पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा ही बुरा इमेज गया है कि पाकिस्तानी इज़ अ प्रो एलजीबीटीक्यू, पाकिस्तानीज़ आर मोस्टली गेज़ एंड लेस्बियन। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली 2025 के अंदर जो स्टैट्स आए हैं, यूके में 15,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया, जिसमें से 10,000 आर पाकिस्तानी, और उसमें से 70% लोग वो थे जिन्होंने हम जिन्स होने की, होमोसेक्सुअल होने की बेस के ऊपर असाइलम लिया। अब ये जो सिनेरियोज़ हैं, कोई कह सकता है कि बच्चे परेशान होंगे, पॉलिसी शिफ्ट होगी, वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने कर लिया, लॉयर्स ने उनको ये मशवरे दे दिए, तो मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि काउंसिल जो है वो बड़ी ईज़िली ट्रस्ट नहीं करती है आपकी स्टोरी के ऊपर। मतलब मैं जाके कह दूँ कि मैं जो हूँ, गे हूँ, तो काइंडली पाकिस्तान में जाऊँगा, मेरी फैमिली मुझे मार देगी, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो काइंडली मुझे जो है वो स्टे करने की इजाज़त दी जाए, मैं इसी मुल्क में रहना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ह्यूमन राइट्स को प्रैक्टिस कर सकूँ। तो काउंसिल इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी अनटिल अनलेस आई कैन प्रूव माय क्लेम। तो अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए ये सारे स्टूडेंट्स, इन लोगों ने क्या किया कि साल डेढ़ साल पहले ही इन्होंने एफर्ट शुरू कर दी। इन्होंने एलजीबीटीक्यू के होने वाले सेमिनार्स अटेंड किए, इन्होंने एलजीबीटीक्यू की मीटिंग्स में गए, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर गए, इन्होंने डिफरेंट क्लब्स को ज्वाइन किया, गे क्लब्स को, होमोसेक्सुअल क्लब्स को, वहां जाकर इन्होंने सूटेबल पार्टनर फाइंड आउट किया, पार्टनर के साथ ये लिविंग रिलेशनशिप में आए। इन्होंने प्रॉपर 6-7 महीने एक सेक्सुअल लाइफ उसके साथ स्पेंड की, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड किया इन टर्म्स ऑफ इंटिमिडेटिंग पिक्चर्स, वीडियोज़ की शक्ल में, और फिर उसके साथ शादी की। और फिर जब आपने काउंसिल में जाके ये बोला कि मैं गे हूँ, तो उस लोकल नेटिव पर्सन ने आपके बिहाफ पे आके टेस्टिमोनी दिया कि येस ही इज़ गे, पिछले 1 साल से हम रिलेशनशिप में हैं, ये मेरे साथ रह रहा है, और हम सेक्सुअली जो है एक्टिव हैं। उसकी बेस के ऊपर, उन प्रूफ्स की बेस के ऊपर आपको जो है काउंसिल ने इजाज़त दे दी कि जनाब आप अपनी ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जाके जो डिफरेंट होमोसेक्सुअलिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको अप्रोच किया कि काउंसिल मेरी बात नहीं मान रही। दे आर सेइंग कि मैं फेक कर रहा हूँ और मैं जो झूठ बोल रहा हूँ। और फिर उन काउंसलर्स ने सोशल मीडियाज़ पे कैंपेन चलाई कि पाकिस्तानी गे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डोनेशंस दें। पाकिस्तानी गे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डोनेशंस दें, क्योंकि हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि हमने उनको यहाँ पे रहने के काबिल जगह लेके दी, और हमने अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि दे हैव अ राइट टू लिव हियर। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इंतहाई बुरा एक रिस्पॉन्स गया है, बिकॉज़ वी ऑल नो दैट दे आर नॉट गेज़। वी नो दैट कि उन्होंने ये सिर्फ़ वीज़ा के लिए किया, बट एक हद तक फ़ॉल्स क्लेम था कि आपने अपना रिलीजन चेंज किया जस्ट फॉर वीज़ा, लेकिन आप वहाँ जाके अपने रिलीजन को ही प्रैक्टिस करते रहे, और आपने अपने बच्चों को भी अपना ओरिजिनल रिलीजन दिया। एक ये है कि वीज़ा लेने के लिए आपने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, जो आप नहीं हैं और जिनको आप नहीं मानते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा। मुझे बताएँ कि उन लोगों की मोरालिटी और वो जो उनका एक सेल्फ टॉक के जो मामलात हैं, और वो अपने आप को बहैसियत इंसान किस तरह से देखते हैं, वो आगे चल के उनके लिए कितनी मुश्किलात लेकर आएगा। क्योंकि अगर आपने किसी पार्टनर के साथ खुद को बाउंड किया है, तो फ़ौरन से आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते। मिनिमम आपको 4 साल उस मैरिज में रहना पड़ेगा, अगर मैं यूके की बात करूँ। अगर आपने कहा कि मैंने शादी कर ली और शादी की बेस के ऊपर, क्योंकि ये पर्सन नेशनल है, तो मुझे भी इजाज़त दी जाए रहने की, तो आपके डॉक्यूमेंट्स तब तक नहीं आएँगे जब तक 4 साल आप उसके साथ ही रहेंगे। तब तक आप सिर्फ़ टेम्परेरी, आप चल रहा है आपका मामला साथ-साथ, जब आपकी वो शादी टूट जाएगी उसी टाइम आपका वीज़ा कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो 4 साल आपको उस होमोसेक्सुअल पर्सन को प्लीज़्ड रखना है, ताकि आपको आपके पीआर मिल सके, आपको आपका पासपोर्ट मिल सके। और तो इसमें फैमिलीज़ भी अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट करती होंगी अपने बच्चों को कि मेरा बेटा को वीज़ा मिल जाएगा, या सॉरी सिटीज़नशिप मिल बेसिकली जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो घर ये बात ही नहीं बताते, और अगर बताते भी हैं तो सिर्फ़ वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स की हद तक।
देखिए, मैं कुछ फैमिलीज़ को पर्सनली जानता हूँ। जब तक तो बात पॉलिटिकल सिनेरियोज़ की बेसिस के ऊपर थी, तब तक तो फैमिलीज़ खुद इन्वॉल्व होती थी स्टूडेंट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली खुद अपने बच्चे के नाम पे आकनामा बनाती थी कि मैंने इसको डिसऑन कर दिया है, ये मेरा बच्चा ही नहीं है। फैमिली खुद जाके उसके नाम पे फेक एफआईआर्स करवाती थी। फैमिली खुद जाके उसको लाइफ थ्रेट दिलवाती थी और फैमिली इस बात को डॉक्यूमेंटेड करती थी इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कि हमने थ्रेट दिए हुए हैं, इसको कत्ल करना है कि अगर ये हमारे घर घुसा तो हम इसे मार देंगे। और फिर वो फाइल्स सबमिट होती थी जाके होम ऑफिस के अंदर और होम ऑफिस जो है उसकी बेस के ऊपर आपको असाइलम दे देता था। लेकिन जब बात आ जाएगी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर और आप जेंडर बेस के ऊपर अज़ाइलम दे रहे हैं, तो जो भी हो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर एज़ अ पेरेंट्स ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने वालिदैन से झूठ बोलते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं अपने वालिदैन को पूरी बात नहीं बताते और उसकी बेसिस के ऊपर वो अपना आगे वीज़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये चीज़ शुक्र है अब तक कि फैमिलीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, अदरवाइज़ अगर फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने बच्चों को इसमें सपोर्ट करना शुरू कर देगी तो आई बिलीव सो कि उसके बाद हमारा कोई फ्यूचर नहीं रह गया, मतलब एज़ अ नेशन वी आर फेल्ड कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो इन पर बस ये सोच रहा हूँ कि या तो पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि सबको बाहर जाना है, देयर जस्ट डू व्हाटएवर, या हम इतने एज ए सोसाइटी मॉरली करप्ट हो गए हैं कि हमें अब फर्क नहीं पड़ता, हमें बस कुछ भी कर लेंगे, हमें बस, लेकिन हमें किसी और मुल्क की सिटीजनशिप चाहिए। इट्स क्रेजी। क्योंकि पॉडकास्ट के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल है और मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो कुछ मैं इसको ना आपको इसकी साइकोलॉजिकल रीज़न्स दूँगा। हमने चीज़ों को एक्सेप्ट करने के चक्कर में कि हम पढ़े-लिखे काउंट हों, हम थोड़ा-सा सोसाइटी से डिफरेंट काउंट हों और हमें लगे कि हमारी जो बैंडविड्थ है थॉट्स की वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, एक्सेप्ट करने के चक्कर में हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। हुआ ये कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी जो यूथ है वो कंटेंट क्या कंज़्यूम करती है? वो सारा का सारा कंटेंट वो कंज़्यूम करती है जो आपका जुड़ा हुआ है बॉलीवुड से या हॉलीवुड से। वेब सीरीज़ भी दिखाई जाती हैं। अच्छा, हॉलीवुड और बॉलीवुड की भी एक लिमिट है, लेकिन वेब सीरीज़ की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? इंडियन नेटफ्लिक्स भी जो है या इंडियन आप कह लें कि ये प्राइम जो के अकाउंट्स हैं, ये भी फॉरेन एजेंडा के ऊपर काम करते हैं और वो भी अपनी हर सीरीज़ के अंदर अब होमोसेक्सुअलिटी को आम करते जा रहे हैं। आपके जितने भी अब इस टाइम पे हाउस ऑफ द ड्रैगन बड़ा फ़ेमस एचबीओ का चल रहा है, इससे पहले आपका गेम ऑफ थ्रोन था, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। कोई भी आप फ़ेमस शो ले लें, कोई भी आप फ़ेमस मूवी ले लें, उसके अंदर आपको होमोसेक्सुअलिटी इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। ये सारा का सारा कंटेंट हम फ़ॉलो भी करते हैं, हम कंज़्यूम भी करते हैं। शुरू-शुरू में हमें अजीब लगता था, अब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये रियल में हम इसको अपनी सोसाइटी में देखते हैं, तब भी हम इसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देते, ठीक है? इंटरनेशनल वर्ल्ड तो एक एजेंडे के ऊपर है कि हमने इसको नॉर्मलाइज़ करना ही करना है। हाँ, हमारा एंटरटेनमेंट कंटेंट जो है अगर वो इतना अच्छा होता कि हमें दूसरे एंटरटेनमेंट के कंटेंट कंज़्यूम ना करने पड़ते, तो हम अपनी वैल्यूज़ बच्चों को बता पाते। अब वैल्यूज़ आपको पेरेंट्स ने सिखा दी हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए बहुत बुरी बात थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा जब पाकिस्तान में धमाके होना शुरू हुए थे, तो जिस दिन 20-30 लोग मर रहे थे, हम कहते थे शुक्र है कम लोग मरे हैं। क्योंकि 150-200 लोग रोज़ का मरना कॉमन हो चुका था कि लाहौर में ब्लास्ट हो गया, कराची में ब्लास्ट हो गया, पेशावर में ब्लास्ट हो गया। तो जब एक चीज़ एक्सेसिव हो जाती है ना, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप जितना भी कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, फिर जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब वेब सीरीज़ देखते हैं, सब नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, सब इंटरनेशनल कम्युनिटी को फ़ॉलो करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी अब टॉपिक रहा ही नहीं, कि आप इस पर डिबेट करें ये बुरी है या सही नहीं, ठीक है? कहीं न कहीं आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर चलो अगर है भी तो कोई बात नहीं। पर जब तक ये माइंड में था ठीक था, बट अब आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी होमोसेक्सुअलिटी की कम्युनिटीज़ हैं, जो ओपनली ये स्टेटमेंट देती हैं कि पाकिस्तान के 90% 70% मेल जो हैं वो गे हैं और रिमेनिंग 30% जो हैं वो बायसेक्सुअल हैं, ठीक है? कि उनकी मैरिजेज़ इसलिए कामयाब है क्योंकि वो बायसेक्सुअल हैं, उनको दोनों चाहिए। ज़्यादातर 70% मेल जो हैं वो गेज़ हैं। ये अब आपकी ओपन डिबेट्स होती हैं गेज़ कम्युनिटी, होमोसेक्सुअल कम्युनिटीज़ की तरफ से, ये हमें बताया जाता है कि आप रियल में ये हैं, लेकिन आपने एक लिबादा ओढ़ा हुआ था जो आहिस्ता-आहिस्ता उतर रहा है। तो एज़ अ सोसाइटी
हम सर्वाइव नहीं कर सकते इसके अंदर। अब इसके अंदर अब मोरल अप्रोच आ जाएगी, रिलीजियस अप्रोच आ जाएगी, तो हमारे व्यूवर्स जो हैं उसमें से बहुत सारों के थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं। बट एज अ कंट्री, एज अ कल्चर, एज अ नेशन आपने डिसाइड करना होता है कि भाई हम कैसी लाइफ गुजारें। ठीक है, उसमें आप फेल हो चुके हैं, आपका कोई कल्चर नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोरियन कंटेंट आता है, आप कोरियन कंटेंट देखते हैं, इंडियन कंटेंट आता है, आप इंडियन कंटेंट देखते हैं, हॉलीवुड कंटेंट आता है, आप वो देखते हैं। आप उनके त्योहार पाकिस्तान में मनाते हैं, आप हैलोवीन मनाते हैं, आप ईस्टर मनाते हैं, आप सब कुछ करते हैं और अपनी ईद वाले दिन आप सो जाते हैं। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे पे पूरा पाकिस्तान सेल लगाता है, ईद पे कोई सेल नहीं लगाता। ठीक है, तो आपने अपने सारे के सारे जितने भी आपके कल्चरली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको आपने खुद कमजोर किए। आपने आपने हेलोविन सेल लगाना शुरू कर दी पाकिस्तान में भाई साहब। आपने हेलोविन पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाना शुरू कर दी, जिससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, दूर दूर तक आपका कोई ताल्लुक नहीं। आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमिनार्स रखवा दिए इसके ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट तो कंफ्यूज्ड है, उसे यही नहीं पता कि उसने एज अ पाकिस्तानी लाइफ गुजारनी है या उसने एज अ पंजाबी लाइफ गुजारनी है, उसका कल्चर है क्या, उसने खुद को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो राइट नाउ पाकिस्तानीज आर इन आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या है। तो मैं इसके ऊपर यही कह सकता हूँ उस टाइम पे। चलें थोड़ा हम वापस हमें इट्स सैड बट हम वापस थोड़ा कंसल्टेंसी एजुकेशन पे आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आई थिंक बिफोर द पॉडकास्ट में बात हो रही थी कि बहुत कम एक्चुअल ट्रू एजुकेशनल यस, कंसल्टेंसीज रह गई हैं, ठीक है। एक तो फर्स्टली आप ये बताएं व्हाई दैट्स द केस, एंड सेकंडली अगर किसी स्टूडेंट को ये लेट्स से मुझे जाना है किसी के पास उनकी हेल्प लेने कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं या किस तरह वीजा अप्लाई करूं, तो क्या कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को दिमाग में रखनी चाहिए ताकि वो किसी स्कैम से बचे? बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आप पढ़ना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा कोर्स पढ़ना चाहते हैं जो एक डिफरेंट डेस्टिनेशन में या डिफरेंट कंट्री के अंदर अच्छा है, उसका स्कोप उस कंट्री के अंदर, स्पेसिफिक उस कंट्री के अंदर अच्छा है। सबसे पहले तो आपने अपनी डेस्टिनेशन खुद चूज करनी है। उसके लिए आप खुद स्टडी करें किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, चाहे वो राइटफुल कंसल्टेंट है या वो बुरा कंसल्टेंट है, या वो फ्रॉडियर है या वो आप कह लें कि अथेंटिक पर्सन है। किसी भी पर्सन के पास जाने से पहले आपने ये स्टडी करना है कि मैं जो पढ़ने जाना चाहता हूँ, जिस कंट्री में जाना चाहता हूँ, उसके पास उसका मेरे पास अपना नॉलेज कितना है, मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी प्रोफ़ेशनल से राब्ता करें ताकि जब वो आपको वो बातें बता रहा हो तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है? पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 2 मॉडल्स पे काम हो रहा है। एक है लोकल एजेंट मॉडल और एक है प्रॉपर मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, लोकल फर्म्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच्ड हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन लोगों के, और यूनिवर्सिटीज़ उनकी कंप्लायंस के ऊपर प्रॉपर चेक रखती है कि कितने स्टूडेंट्स आपने रिक्रूट किए, उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने स्टडी कंप्लीट की, कितने स्टूडेंट्स ने क्लासेस मिस की, कितने स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। उन रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर स्क्रूटनी होती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू होता है। ठीक है? इस टाइम पाकिस्तान में 2 मॉडल चल रहे हैं। एक कि आपने अपफ्रंट फी ले ली, आपने कंसल्टेंसी फी पे कर दी, आपने एक फॉर्म भी साइन कर दिया कि नॉन रिफंडेबल है। अब आप जाते हैं, नहीं जाते, आपके एजेंट ने इनकम जनरेट कर ली। दूसरा मॉडल जो मल्टीनेशनल फर्म्स फॉलो करती हैं या लोकल अच्छे ब्रांड्स भी फॉलो करते हैं कि हम आपसे कोई कंसल्टेंसी फी चार्ज नहीं करेंगे। हम आपका 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपका प्रोसेस करेंगे। जब आपका वीज़ा आ जाएगा, आप सक्सेसफुली यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हो जाएँगे या यूएसए चले जाएँगे, कनाडा चले जाएँगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँगे, तब आपकी यूनिवर्सिटी हमें हमारे बेनिफिट्स पे कर देगी। तो हमारा गोल जो है वो आपके साथ अलाइन्ड हो गया, तो अब हम अपनी 200% एफर्ट पुट करेंगे कि आप हर हाल में जाएँ। अच्छा यही नहीं, सिर्फ़ आपको वीज़ा मिलने तक चीज़ें नहीं रुकती। यूनिवर्सिटी आपको 3 महीने मॉनिटर करती है कि ये बच्चा 3 महीने इसने प्रॉपर क्लासेस ली हैं, इसने अपना कोर्स कंटिन्यू किया है, इसने अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, ये वाक़ई में ही एक जेन्युइन स्टूडेंट है। उसके बाद जाके उन कंसल्टेंट्स को फाइनेंशियल बेनिफिट्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। ठीक है? अगर बच्चा वहाँ चला जाता है, आपने उसके साथ फ़ॉल्स कमिटमेंट की है, आपने उसको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसकी वज़ह से वो चला गया वहाँ पे, ज़्यादा साल से पता लगा कि ये ऐसा नहीं होता। उस वज़ह से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाता।
वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता या वो और जॉब्स करना शुरू कर देता है, अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं करता, तो यूनिवर्सिटी उस सिनेरियो में भी आपको आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं देगी। उस इसलिए जो प्रॉपर कंसल्टेंट हैं, जो आईसेफ से रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास ब्रिटिश काउंसिल की सर्टिफिकेशंस हैं या जिनका प्रॉपर ब्रांड है, वो सबसे पहले ये मेक श्योर करेंगे कि हमने स्टूडेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका वीज़ा है, बल्कि वो वहाँ पे सर्वाइव भी करे, ताकि एट द एंड हम कोई बिज़नेस जनरेट कर सकें। अगर आप पे 5 महीने, 6 महीने इन्वेस्ट करने के बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो उन कंपनीज़ ने कुछ भी बिज़नेस जनरेट नहीं किया। तो जो फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस हैं, वही आपके कंसल्टेंट की एक्सपेक्टेशन है कि हमारा स्टूडेंट सक्सेसफुली ना सिर्फ वहाँ जाए, बल्कि वहाँ पे अपनी डिग्री भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करे। तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं, 2 डिफरेंट बिज़नेस मॉडल इस टाइम पे पाकिस्तान में काम करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ये 2 बिज़नेस मॉडल ही चलते हैं। अपफ्रंट कंसल्टेंसी फ़ी कि मेरा किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मुझे नहीं जानता, जस्ट आप मेरे पास आए रेफरल बेस पे क्योंकि मेरा ऑफ़िस आपके मोहल्ले में है। आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे 50,000 कंसल्टेंसी अपफ्रंट दी, 50,000 आपने मेरे साथ वीज़े के टाइम पे कमिट की। मैंने 15 स्टूडेंट से 20 स्टूडेंट से महीने में कंसल्टेंसी फ़ी ली, मैंने 10-15 लाख रुपया मुझे मिल गया, मेरा ऑफ़िस एक्सपेंस भी निकल गए, मेरा घर का मामलात भी चल गए। अब आप जाते हैं, नहीं जाते हैं, डज़न्ट मैटर, मेरा मामला चल रहा है। अगर आपका वीज़ा लग गया, तो आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, आपकी वजह से पूरा मोहल्ला मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? नहीं लगा तो कंसल्टेंसी फ़ी मैंने वैसे ही चार्ज कर ली आपसे, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करता है। अ, कोई ट्रेंडी डेस्टिनेशंस हैं आजकल पाकिस्तानी आप जो रिकमेंड करेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या यहाँ जाएँ, यहाँ चीज़ें आसान हो रिलेटिवली? देखिए ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस हमेशा से बिग 4 प्लेयर, 5 प्लेयर ही थे। आपके पास जर्मनी ट्रेंडिंग में था, यूके था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, यूएसए था। बट पॉलिसी सख्त होने की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वे आउट ढूँढ रहे हैं कि उन्हें हर हाल में पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाना है, चाहे कोई भी कंट्री है। उसके अंदर बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज़ आजकल टर्की बड़ा ट्रेंडिंग में है, मलेशिया ट्रेंडिंग में है, आपके पास ऑस्ट्रिया ट्रेंडिंग में है इस टाइम पे। छोटी-छोटी कंट्रीज़ जिनके थोड़े-थोड़े एक्सपेंस हैं। साइप्रस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। साइप्रस मैं सिर्फ उस टाइम पे रिकमेंड करता हूँ। अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोज़र रिक्वायर्ड है, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और कम पैसों में पढ़ के वापस पाकिस्तान में आना है, तो आप साइप्रस जाएँ। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं वहाँ जाके आगे मूव हो जाऊँगा यूरोप क्योंकि मुझे एजेंट नहीं है, बात बताई है, तो ये गलत है। आपके पास जब 15-20 लाख हैं, आप वो भी लगा के ज़ाया कर लेंगे और आप जो है वापस खाली हाथ आएँगे, आप यूरोप आगे नहीं मूव हो पाएँगे। जो बच्चे जाते हैं उसके लिए वो इल्लीगल मीन्स यूज़ करते हैं, वो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे आपको। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में जो बिज़नेस मॉडल है वो शिफ्ट हो गया छोटी कंट्रीज़ की तरफ। किस वजह से? कि एटलीस्ट एक दफ़ा पाकिस्तान से एस्केप करते हैं, वहाँ से जाके फिर आगे न्यू वीज़ा अप्लाई कर लेंगे बड़ी कंट्री के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लेता हूँ किसी छोटी कंट्री में और फिर उसकी बेस पे आगे पीएचडी वगैरह किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई कर दूँगा ताकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से, मेरी प्रोफ़ाइल की वजह से मेरी वीज़ा रेशियो इंक्रीज़ हो जाए। तो पाकिस्तान में इस टाइम पे ये माइंडसेट पाया जाता है कि डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने के बजाय मैं मलेशिया चला जाता हूँ, साइप्रस चला जाता हूँ, वहाँ जाके या दुबई चला जाता हूँ, वहाँ जाके किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के कैंपस से अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करता हूँ और फिर वहाँ से मैं आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट के लिए। या फर्स्ट 2 सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर वहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, सेकंड ईयर में मैं ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता हूँ, जो कि बड़ी रेयर सिनेरियोज़ में मिलती है। बट एजेंट ये क्या कि स्टूडेंट को वो दुबई का कैंपस भेज देंगे, साइप्रस का कैंपस भेज देंगे, मलेशिया का कैंपस भेज देंगे कि आप वहाँ जाएँगे, 1 साल पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में आपको ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र मिल जाएगी, जर्मनी में ट्रांसफ़र मिल जाएगी, आप वहाँ जाके आराम सुकून से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे। अभी आप जो है वो मलेशियन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के कैंपस में चल रहा है। अब उसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं, आपके आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। बहुत टफ क्राइटेरिया होता है और बड़े रेयर सिनेरियोज़ के अंदर आपकी आप कह लेंगे आपका ट्रांसफ़र हो पाता है, आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र हो पाते हैं, अदरवाइज़ आप उसी कंट्री में स्टक रहते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं या नहीं करते, आप फिर वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं। आपके लिए कोई भी छोटी कंट्री यूरोप का गेटवे नहीं है, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो हैं, बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वीज़ाज़ नहीं दे रही, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो छोटी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं एज़ अ गेटवे बट इन लॉन्गर रन ये उनको फ़ायदा नहीं देगा। Thank you so much, Ahmed. And we have exceeded the 1 hour mark. और I think ये बड़ा एक thoughtful, बड़ा एक मेरे लिए भी learning section था. And before I let you go, I'll just ask one last question.
अगर आज के दिन में कोई स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स आपके पास आए विद लिमिटेड बजट, क्या मेरे बच्चे को बाहर जाना है, तो क्या एडवाइस होगी आपकी उसके लिए आज आज के दिन? देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइम पे मेरे पास आता है और वो कहता है कि मेरे पास लिमिटेड बजट है, और सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि आप वेट कितना कर सकते हैं? अगर तो वो कहता है कि मुझे 2 से 3 महीने के अंदर जाना है, तो फिर हम उसे कोई ऐसी, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की की हम बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं या साइप्रस की बात करते हैं, या इसके अलावा हम ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं। यूरोपियन कंट्री जितनी भी शेंगेन के अंडर आती है, उनमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपको 2 से 3 महीने में जाना है, तो फिर आप इन्हीं कंट्रीज़ में जा सकते हो, जिसमें आपका दुबई आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, आपके पास आपका टर्की आ जाता है, साइप्रस आ जाता है। अब इसके अंदर ये हो सकता है, अगर बच्चे का सोली मोटो ये है कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि इन जगहों पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं। हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। 20 से 25 लाख के बजट के अंदर आप एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन लेके आ जाते हैं। इवन कि आपके पास इंटरनेशनल डिग्रीज़, मतलब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ आपको मिल जाती हैं। कहीं पे नहीं लिखा होता कि आप मलेशिया से पढ़ के आए हैं, ठीक है? आपके पास डिग्री ऑस्ट्रेलिया की ही होगी। आप कहीं पे भी बुलाया करेंगे, आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट ही काउंट होंगे। अगर तो आपका गोल ये है कि कम फ़ी के अंदर मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए, जिसकी वर्थ भी ज़्यादा हो, रैंकिंग भी ज़्यादा हो और मैं कम पैसों में वो डिग्री करके वापस पाकिस्तान आऊँ, तो मैं आपको ये इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूँगा कम ड्यूरेशन के अंदर। अगर आप कहते हैं कि आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, आपका सीजीपीए भी अच्छा है, आप 7 से 8 महीने वेट कर सकते हैं, तो देन डेफ़िनिटली मैं इटली रिकमेंड करूँगा आपको, ऑस्ट्रिया रिकमेंड करूँगा आपको, जर्मनी रिकमेंड करूँगा आपको। ठीक है? कि इन कंट्रीज़ के अंदर आप जाएँ। फ़िनलैंड और स्वीडन भी पाकिस्तान में बहुत ट्रेंडिंग में, लेकिन इनके 7 से 8 महीने पहले एडमिशन क्लोज़ हो जाते हैं। ठीक है? स्वीडन के अंदर आप जा सकते हैं, फ़िनलैंड में आप जा सकते हैं। फ़िनलैंड के अंदर आपके पास आपका स्पाउस भी साथ जा सकता है, आपका स्टडी गैप 10 से 15 साल का एक्सेप्ट हो सकता है और जो टोटल कॉस्ट है वो 20 से 30 लाख के राउंड अबाउट आती है। और ये दोनों यूनिवर्सिटी कंट्रीज़ जो हैं, सॉरी, ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। लैंग्वेज बैरियर आपको आता है, बिल्कुल आता है। थोड़े-से कॉस्टली भी हैं, बिल्कुल हैं। बट अगर आप बात करें कि एजुकेशनल फ्रेमवर्क के हवाले से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से तो बहुत अच्छी है। बट आपको 7-8 महीने वेट करना पड़ेगा। जर्मनी की बात करें तो आपको मोर देन 1 ईयर भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के बहुत इश्यू हैं। 3 से 4 महीने में यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेप्टेंस आएगी, फिर उसके बाद आप अ, अपना ब्रो अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे और समटाइम लोग साल-साल, 2-2 साल वेट करते रहते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, अपॉइंटमेंट्स नहीं आती, तो फिर वो अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं। मतलब वो जर्मनी की स्किप करके कोई और जगह पे चले जाता है, ठीक है? अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, तो फिर आप 4 प्लेयर्स की तरफ देखें, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। क्योंकि अब हम स्टूडेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट अपने पहले फर्स्ट ईयर की फुल फ़ी पे करके जाएँ। क्योंकि हालात अब स्टूडेंट्स की ज़्यादा फ़ेवर में नहीं है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जाते ही आप इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे या फ़ी आपकी कवर होना शुरू हो जाएगी, तो वैसा कुछ भी नहीं। तो एटलीस्ट 1 ईयर की फुल फ़ी आपने पे की हो, तो अप्रॉक्सिमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 टू 7 मिलियन के राउंड अबाउट आ जाती है, पहले ईयर के ऊपर। अगर आप इतना बजट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आप आइल्ट्स कर सकते हैं विद 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6.0, और सबसे बढ़ के आपके फाइनेंसेस, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, या इवन की कंट्रीज़ जो हैं, वो टैक्स रिटर्न्स भी माँग लेती हैं, सोर्स ऑफ इनकम माँग लेती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर काम लोग कैश पे करते हैं। अगर किसी का लीगल बिज़नेस भी है और उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी है, फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते अपनी इनकम को, क्योंकि उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। तो अगर आपका गोल बड़ा है, बड़ी कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, तो 1 साल पहले अपनी प्रोफ़ाइल पे काम शुरू कर दें। अगर आपके फादर फाइलर नहीं है, उनको फाइलर करवाएँ, उनकी टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाना शुरू कर दें, अपने सोर्स ऑफ इनकम को मुकम्मल तौर पर जस्टिफ़ाई करें, साथ-साथ अपनी इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशन करें, और जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँ, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ जस्ट डेस्परेट होंगे कि यार मैं ट्राई करता हूँ, लगता है कि नहीं लगता, आप अपना रिफ्यूज़ल लगवा लेते हैं और रिफ्यूज़ल अगले 10 साल तक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में रहता है, और आप जहाँ पे भी जाएँगे आपको वो रिफ्यूज़ल डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। डिस्क्लोज़ करते साथ ही फ़ौरन से आपके ऊपर चेक्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो कंट्री आपको सस्पिशियस नज़रों से देखती है, आपसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन माँगी जाती है कि पिछली कंट्री ने आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया था। तो अपना होमवर्क कंप्लीट करें। आज के दिन में आपकी एजुकेशनल प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग होने के साथ-साथ आपकी फाइनेंशियल प्रोफ़ाइल जस्टिफ़ाएबल होनी चाहिए। ठीक है? अगर आप अपने फंड्स को, अपनी फ़ी को, अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते,
तो ज़्यादातर सिनेरियोज़ के अंदर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और मैं अपनी पर्सनल एडवाइस अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो प्लीज अगर आप बाहर जा रहे हो तो पढ़ने की नीयत से जाएं और कुछ वाइट यस। कॉलर जॉब्स और कुछ बनने की नीयत से जाएं। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस होगी। देखिए, अगर आप पढ़ने की नीयत से बाहर जाएँगे ना, तो ऑटोमैटिकली आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। अगर आप वहाँ स्टे करना चाहते हैं, तो व्हाइट कॉलर जॉब लेके स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे स्टे करें। आपका गोल जो होना चाहिए कि मैंने अपनी एजुकेशन में कुछ ऐसा करना है जिसकी बेस के ऊपर मुझे एक व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, मुझे स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट मिल जाए, फिर मैं पीआर प्रोग्राम पे शिफ्ट हो जाऊँ और फिर मैं वहाँ पे रहूँ। जस्ट बिकॉज़ आपको अगर किसी ने बताया है कि आप वहाँ जाके असाइलम क्लेम कर दोगे, इल्लीगल हो जाओगे, तो कंट्रीज़ फ़ोर्स है ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर वो मजबूरन आपको स्टे करने के लिए इजाज़त दे देंगी। बट कोई आपको ये नहीं बताया कि उन लोगों का वहाँ पे लाइफ़स्टाइल क्या है, वो कैसे शेल्टर्स में रहते हैं, कितनी मॉनिटर्ड, कितनी स्क्रूटनीज़ के अंदर रहते हैं, उनका फ्यूचर 20-20 साल तक वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, कितने चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ता है। ये चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी, आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप डिसीज़न नहीं ले सकते। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने की नीयत से जाएँ और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ हर इंसान का हक है कि वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट प्लेस जो उसे लगती है, वहाँ पे रहे। अगर आपका ख्वाब है आप कनाडा में रहना चाहते हैं, यूएसए में रहना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हैं, यूके में रहना चाहते हैं, जर्मनी में रहना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट लीगल वे से जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसको फ़ॉलो करते हुए एज़ अ स्किल्ड वर्कर आप उस कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पे पीआर ले सकते हैं, वहाँ पे नेशनल हो सकते हैं। बट अगर आप शॉर्टकट्स लेंगे, आपकी कंट्री का नाम भी डूबेगा, आपकी अपनी लाइफ भी हेल होगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद सख्तियाँ होंगी जिसकी वजह से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो वाक़ई में पढ़ने जाना चाहते हैं, उन लोगों को वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे। नो अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। बहुत मजा आया, बहुत सीखा मैंने भी। एंड सेम है। yeah, and for the audience, I hope you guys enjoyed the conversation. जो इनकी कंपनी है, मैं आपको अहमद भाई की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, बट प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस कंसर्न्स और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई थिंक वी शुड हैव अ फ्रेंडली डिस्कशन, a constructive discussion on these topics because I think it's much needed. And yes, please subscribe and stay tuned for the next.